नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में हमारी आज की मेहमान है मैडम निशा झा। मैं आसान काम चुनता हूँ और आसान यही होगा कि ये अपना परिचय खुद दें, क्योंकि इनका परिचय बहुत ज़्यादा लंबा है। मैं कठिन काम से बचता हूँ। निशा झा, मेरा नाम निशा मदन झा है और मैं पूर्व में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हूँ। उसके बाद मैं उसकी सेवा करने के बाद भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय में एडवाइज़र के रूप में मैंने काम किया और उसके बाद अभी जस्ट मैं एक सामाजिक संस्था है बिहार में, बिहार को क्या कहें वर्ल्ड लेवल पर है, विद्या चेतना समिति। चेतना समिति मिथिला और मिथिला के लोगों के लिए, मिथिला मतलब सिर्फ बहुत लोग समझते हैं कि वो झा मिश्रा और पाठक होंगे, ऐसी बात नहीं है। मिथिला में हर कास्ट कम्युनिटी, हर रिलीजियस के लोग हैं। तो वो मिथिला की मैं अभी संस्था है चेतना समिति, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ और उस अध्यक्ष के रूप में मैं मिथिला के लोगों के लिए सेवा दे रही हूँ और उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। निशा जी, बिहार में समस्याएं बहुत हैं। समाधान हर 5 साल पर एक मौका आता है। वो मौका फिर वो मुहूर्त आ चुका है। वो है चुनाव। चुनाव सामने है, कुछ महीने बाद है और हम आज की बातचीत को चुनाव के आसपास ही केंद्रित रखेंगे। अगर इस चुनाव को हमने, लोग कहते हैं चुनाव लड़ते हैं, अगर हम इस चुनाव को अच्छे से खेल लें, हंसी खुशी, और ये चुनाव बीत जाए, बिहार सुधर जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव क्या करेगा? चुनाव एक ऐसी असेंबली बनाएगा जो हमारी समस्याएं जो 78 साल से चली आ रही हैं उनको सुलझाएगा। तो पहले आप बता दीजिए, आपकी निगाह में बिहार की समस्याएं क्या हैं? मुझे थोड़ा सा मैं आपके सवाल से एक चीज़ को मैं थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूँगी कि चुनाव लड़ी नहीं जाती है और चुनाव खेली नहीं जाती है। चुनाव को समझने की आवश्यकता है कि चुनाव किसके लिए है, क्यों है और चुनाव का मीनिंग क्या है। क्योंकि चुनाव पे पूरा उस राज्य की गरिमा, उस राज्य का जितना धरोहर है, उस राज्य के जो जनता है, उस राज्य के जो सिटीजन्स जिसको जनता के रूप में मानते हैं, उनकी दिनचर्या से लेके, उनकी रोजी रोटी से लेके और उनकी ज़िंदगी की पूरी परवरिश अपना जो है वो तो आज का है, लेकिन आने वाला भविष्य का भी है। मैंने तो इसलिए कह दिया कि चालू भाषा में लोग कहते हैं ना कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अंतिम रिजल्ट आता है कि कौन हारा कौन जीता। तो बात अगर हार जीत की होगी तो लड़ाई तो होती है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी ऐसे लोगों को कि चुनाव को समझने की कोशिश करें और चुनाव में चयनित व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करें और चुनाव को लड़ें नहीं और चुनाव को खेलें नहीं, चुनाव को समझें कि चुनाव किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये चुनाव जो होता है, वो जो सरकार जिसको हम बनाते हैं और सरकार कहते हैं, वो सरकार बनाने में उनकी कितनी बड़ी प्रजातंत्र व्यवस्था में भागीदारी है, उस भागीदारी को अगर खेलेंगे और लड़ेंगे तो सही दिशा में नहीं चल पड़ेंगे। चलिए चुनाव को समझते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है बिहारियों की, बिहार प्रांत की, जो अब तक 78 साल में नहीं सुलझ पाया? समस्या क्या है? समस्या पर बात करते हैं, समाधान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि समस्या पे बात करेंगे तो समाधान अपने आप हो जाएगा। चुनाव आया, चुनाव आते हैं हर एक 5 साल के बाद, लेकिन चुनाव को जो समझने की बात मैंने रखी है कि हमको समझना है, उसमें समझना है कि चुनाव जो हो रहा है वो हमारे स्टेट के लिए अच्छे के लिए हो रहा है और हमें एक व्यवस्था बदलनी चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। व्यवस्था अगर सही है तो वो होनी चाहिए, अगर गलत है तो बदलनी चाहिए। व्यवस्था सिटीजन के हिसाब से अपने अपने तरीके से लोग सोचते हैं व्यवस्था के बारे में और अपने अपने उनके कमेंट्स हैं, लेकिन जो भी इस सिटीजन के रूप में, जनता के रूप में हमारे बीच में रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि व्यवस्था को असेसमेंट करना चाहिए। अब जब व्यवस्था को एसेस कर लेते हैं तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यवस्था कैसी हो, पहला सवाल आता है। व्यवस्था किसके लिए हो, दूसरा सवाल आता है। और व्यवस्था क्या हमारे लिए है तो कैसी है का जवाब मिल जाता है, और व्यवस्था अगर दूसरे के लिए है तो कैसी होनी चाहिए, ये भी उसी में समाहित। हमें लगता है, मेरे हिसाब से, मुझे जो समझ में आ रहे हैं,
मुझे लगता है कि इस चीज़ पर हमें काम करने की आवश्यकता है। व्यवस्था परिवर्तन एक प्रक्रिया है। व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमने ली ही थी परिवर्तन के लिए। मैंने ये नहीं लिया था कि कोई बहुत लंबा चले, कोई बहुत कम चले, कोई अच्छा, लेकिन व्यवस्था की परिवर्तन और व्यवस्था की प्रक्रिया लगातार चले, इसके लिए समाज के लोगों को, जो भी हमारे व्यवस्था के जो कर्मयोगी हैं, जो काम करते हैं व्यवस्था को चलाने की, उनको देख के और उनके लिए एक ऑडिट होनी चाहिए हर वोटर के पास, चाहे वो साधारण वोटर हो या बड़ा वोटर हो या पढ़ा लिखा वोटर हो, कोई भी हो, चाहे वो किसी पार्टी के भक्त हों। यहाँ पार्टी का सवाल नहीं उठता है, यहाँ सवाल उठता है कि व्यवस्था परिवर्तन हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, नंबर एक। अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, नंबर दो। और अगर हम लाने वाली व्यवस्था की बात करते हैं तो भाई व्यवस्था किसके लिए हो रहा है, जो लाने के लिए पार्टी की स्थापना होती है वो किसके लिए कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो हर एक पार्टी के लिए ये सवाल बनता है कि व्यवस्था जिस इंसान के लिए हो रही है उसको एक सेल्फ, कहते हैं, सर्वेक्षण करना चाहिए वोटर को, कि अगर हम किसी को वोट करने जा रहे हैं और वो व्यवस्था का एक बहुत बड़ा पिलर है जिस पर हमारा बिहार और हमारी बिहार की गरिमा हिंदुस्तान और देश विदेश में टिका हुआ है, तो व्यवस्था कैसी हो इसको सॉल्व हम इसके द्वारा, मुझे ऐसा लगता है सिन्हा साहब, कि करना चाहिए। आपका जवाब को अगर एक शब्द में डाला जाए तो वो एक शब्द है व्यवस्था, जिस पर आपने काफी कुछ कहा और आम जनता के लिए बातें शायद स्पष्ट न हो पाई होंगी। व्यवस्था से आपका मतलब, चलिए व्यवस्था से हटते हैं, व्यवस्था के लिए ही है, पार्टी जरूरी है, एक पार्टी होगी उसकी सरकार बनेगी। मैंने उसी को कहना चाहा, व्यवस्था मतलब पार्टी, अगर एक पार्टी लेजिस्लेशन, अगर एक पार्टी स्पष्ट रूप से नहीं आती है, स्पष्ट जनमत नहीं मिलता है, बहुमत नहीं मिलता है, तो पार्टियां जुटेंगी। और जैसे चल रही है आजकल, अभी भी जो बिहार में सरकार है, कई पार्टियां मिल करके इस सरकार को बनाती हैं, क्योंकि लोग क्लियरली किसी एक पार्टी को चुन नहीं रहे। यहाँ की पार्टियों में उनके मैनिफेस्टो को आपको याद है, आप तो काफ़ी जुड़ी हुई इन चीज़ों से, किस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, आम आदमी से पूछिए उसको कुछ नहीं पता। वो कहता सारी पार्टियां एक हैं, एक पार्टी किसी एक जाति की है, मैं नाम नहीं कहूँगा, दूसरी पार्टी किसी, यहाँ 3 पार्टियां हैं, 3 जाति की पार्टियां हैं, और जाति के नाम पर वो चुनते रहे, और किसी जाति का पिछले 78 साल में कुछ फायदा नहीं हुआ है। हर जाति के लोग पार्लियामेंट इसमें पावर में आ चुके हैं, असेंबली में, लेकिन सारी जातियां नीचे की नीचे ही रह गई हैं, और जाति जनगणना की बात हो रही है, इससे कुछ नहीं होता है। हम बेसिक समस्या की बात करते हैं कि यहाँ लोगों को खाने के लायक जॉब नहीं है, कि इतने लोगों को खाना है और इतने लोगों के लिए जॉब है, और प्रांत छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। पलायन शब्द से हम लोग उसको बोलते हैं। जगह है गुजरात, जगह है पंजाब, उनके पास पैसा है, काम करने वाला नहीं है। हमारे पास काम करने वाले हैं, पैसा नहीं है, और इसीलिए पलायन होता है। आपको लगता है कि कोई पार्टी यहाँ है जो सबको काम दे पाएगी? नहीं, पलायन रोकना एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था को करने की आवश्यकता है। पलायन जो है 2 तरह से देखा जा सकता है, एक स्वेच्छा से पलायन होता है, एक मजबूरी से पलायन होता है। कौन स्वेच्छा से पलायन करना चाहता है? पढ़े लिखे लोग स्वेच्छा से पलायन कर रहे हैं, और जो बेरोजगार हैं वो मजबूरी से पलायन कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ का आदमी काम करने के लिए इंग्लैंड अमेरिका जाता है, आपको लगता है कोई स्वेच्छा से अपने घर से बाहर जाना चाहता है? नहीं, वहाँ की जो काम नहीं मिलता है उस लायक, यहाँ नहीं है काम। नहीं, पढ़े लिखे लोगों में जिस योग्यता पर उसको वहाँ काफी पैसा मिल रहा है, उतने लायक यहाँ नहीं मिल पाता है। नहीं, तो उसी को मैंने जोड़ा था व्यवस्था देने वालों से। मैंने व्यवस्था शब्द का जो प्रयोग किया था, व्यवस्था शब्द से थोड़ा हटे तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। नहीं, मैं बता रही हूँ इसलिए नहीं, उसको मैं ये व्यवस्था से इसलिए नहीं हट पाएंगे कि वो व्यवस्था जिसको मैंने मीन किया है उसको समझने की आवश्यकता है कि व्यवस्था देने वाले जो लेजिस्लेशन है हमारा, जो हमारी व्यवस्था लेजिस्लेटिव है, हमारे जो लेजिस्लेटिव हमारे यहाँ मेरे प्रक्रिया योजनाओं को देते हैं, जो हमें देने वालों को हम मानते हैं। एक विषय चुनता हूँ जो आपके बात से ही बात निकल रही है, और आप उसमें हिचकिचाइएगा नहीं कि मैं महिला हूँ और मुझे इस पर नहीं, नॉट एट ऑल। वो है नशा। जी, व्यवस्था कहती है, अभी नीतीश जी ने एक बड़ा महान काम किया कि यहाँ शराब बंदी होगी। आपको लगता है उन्होंने ठीक किया या गलत किया?
सही और गलत कुछ भी नहीं होता है किसी भी विषय में। महिलाओं को लगा कि सही और उसी पर नहीं, मैं थोड़ा अपनी बात रखना चाहूँगी। कोई भी आदमी जब काम करता है तो सही गलत कुछ भी नहीं होता है। जो करता है उसकी नज़र में वो सही होता है, दूसरे की नज़र में गलत होता है। लेकिन होना चाहिए, या वो हमारी कैपेसिटी उसको बंद करके जो एक टॉपिक आता है कि रेवेन्यू लूज हम कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि रेवेन्यू हमारा रास्ता बंद कर देता है। सही और गलत तो व्यवस्था करने वाले देने वाले की अपनी मंशा होती है, हर आदमी अपने हिसाब से करता है। लेकिन जो हमारा रेवेन्यू स्लो हो रहा है उस व्यवस्था में बंद करने के बजाय देखने की आवश्यकता है कि तीसरी व्यवस्था थी क्या, तीसरा तरीका था क्या उसको बदलने का। तो तीसरा तरीका था, तीसरा तरीका आज भी है। और तीसरे तरीके में बंद करने का कारण जो मुझे मालूम है महिला होने के नाते, जो मैं समझ रही हूँ, वो यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए क्योंकि मैं उस वक्त थी जब यहाँ बंद हो रहा था। ज़रूरी इसलिए था कि उसका स्टैंडर्ड बहुत लो हो चुका था और सुरक्षा पे अटैक था। इसको हमको गौर करना होगा। किसी भी सब्जेक्ट पर जब हम बात करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का प्लस और माइनस देखना है। तो वो ज़रूरी था क्योंकि उस समय की जो यहाँ पे व्यवस्था, उस समय आप कह रहे हैं कि आप वहाँ नहीं थे यहाँ पे, लेकिन जब ये बंद की गई थी तो वो एक्सट्रीम हो जाता है। तो एक्सट्रीम जब सिटीज़न कोई काम कर देता है, और एक्सट्रीम ये महिलाओं की सुरक्षा की संभावनाओं को देखते हुए अगर हम तो अगर नहीं बंद करें तो क्राइम रिपोर्ट में हम जाएं तो बिहार टॉप में चला जाएगा, बंद किया तो रेवेन्यू में हम बिलो हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा सही और गलत कुछ नहीं होता है, मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग है, इसको हम अपना सकते हैं। इसको मध्यम मार्ग को हम कैसे कहेंगे? मध्यम मार्ग ये है कि शराब पिए कि नहीं पिए? नहीं, बिल्कुल नहीं पिए। राज्य की नीति क्या रहेगी? राज्य की नीति नई पार्टी जो आना चाह रही है उनसे हमने पूछा, हो तो साफ साफ कहते हैं कि हम शराब को चालू करवाएंगे। नहीं, तो डिपेंड करता है। कोई भी पार्टी अगर इस निर्णय को ले रहा है तो मैंने आपको क्या कहा कि पार्टी अपनी निर्णय अपनी व्यवस्था से लेती है, अपनी सोच से लेती है। नहीं लगता है कि अगर नशा मुक्त होना है तो नशा मुक्त बिहार नहीं हो पाएगा, नशा मुक्त भारत करना पड़ेगा। नशा मुक्त गुजरात भी है, नशा मुक्त गुजरात भी है, लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि कितने नशा मुक्त गुजरात है। वहाँ पे लिखा जाता है, पूछा जाता है, वजह ये, लेकिन नशा मुक्त का पैटर्न वहाँ पे भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पूरे भारत को नशा मुक्त करेंगे तो संभव है कि बिहार नशा मुक्त रह पाए, वरना यूपी से, बंगाल से, हर तरफ से यहाँ शराब आ जाए। नशा मुक्त की परिभाषा क्या है वो पार्लियामेंट ने तय नहीं किया है। नशा मुक्त किसको कहते हैं नहीं मालूम। अभी बिहार लोग कहते हैं नशा मुक्त हो गया, नशा है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं नशा पे काम हो रहा। शराबबंदी हुई है, नहीं, नशा शुरू हो गया है। मैं चाइल्ड राइट पे काम की हूँ, मुझे पता है कि बच्चों ने कैसे अपने नशे से कैसे निकाला है। आखिरी सवाल इस विषय पर कि इसमें और सख्ती की जाए या खुलेआम? नहीं, इस पर एक बहुत बड़ी कमेटी बना के सोसाइटी का सर्वे करने के बाद, जनगणना का सर्वे करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी योजना का अगर हम बंद करते हैं तो योजना की सर्वे होनी चाहिए। और सर्वे होने के बाद एक टीम होना चाहिए सर्वे की ऐसी जो इसको असेस करे कि समाज जिसके लिए हम कानून बना रहे हैं, जिसके लिए वो क्या कहता है, उसको कैसा कानून, क्योंकि उसकी सहभागिता किसी भी योजना को बंद करने के लिए या लागू करने के लिए आवश्यक है। जो एडिक्ट है, जो शराब पीता है, वो तो कहेगा कि हाँ साहब शराब मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन बिहारी सारे एडिक्ट नहीं हैं। बिहारी हमेशा से एग्रीकल्चर पे रहा है। बिहारी, कभी मुझे इस पर क्वेश्चन किया था बॉम्बे में, एक आदमी ने पूछा था कि आपके बिहार में शराबबंदी हो रहा है। हमने कहा बिहारी शराबी कभी न था न कभी है। शराबबंदी का पैटर्न नए जनरेशन के आने के बाद एक बदलाव की, एक नए पैटर्न पे आना चाह रहा, जिस पैटर्न का रिफ्लेक्शन जो समाज की महिलाओं और लड़कियों और बच्चों पे पड़ा, जिसके चलते महिलाओं ने डिमांड किया। चूँकि उनके घर में भी महिला प्रताड़ना हो लगी, रोड पे भी सेफ़ नहीं थी, बाहर भी सेफ़ नहीं थी, तो उन्होंने ये मांग रखी। और एक मुख्यमंत्री निर्णय लेने के लिए हकदार होता है कि वो, लेकिन
ये किसी भी चीज़ को हम अचानक बंद कर दें और अचानक खोल दें, ये सही निर्णय किसी का भी हो, किसी की भी सरकार हो, ये गलत है। इसका सर्वे होना चाहिए था। सर्वे होने में एक क्वालिटी ऑफ लोग होनी चाहिए थी। और जनगणना के लिए अगर हमारे पास है, अभी बीएलओ के लिए हमारे पास आदमी है, तो शराबबंदी पर भी हमारा ये काम होना चाहिए था और उसके बाद इसका निर्णय लेना चाहिए था। और रेवेन्यू लॉस को भी ध्यान में रख के इस पर, लेकिन रेवेन्यू लॉस के चलते हम महिलाओं की सुरक्षा तो नहीं छोड़ेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को इसीलिए मैंने कहा कि सर्वे होना चाहिए था। सर्वे के जो लोग हैं वो बताएंगे कि इसका पैटर्न क्या होना चाहिए था, और पैटर्न को ध्यान में रख के इस पर आगे भी अगर कोई काम करते हैं, जैसा आपके शब्दों में लग रहा है कि कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा आग्रह होगा उनसे कि जनगणना से पहले, जातीय गणना से पहले आप सबसे पहले इस पर रेवेन्यू टिका हुआ है, जो स्टेट चला रेवेन्यू था, तो उस रेवेन्यू के पैटर्न पर वो जनगणना से ज़्यादा इस पर काम करके तब इस चीज़ के लिए सोचें कि इस पर कैसे हम काम कर सकते हैं। शराब से हटते हैं जी, पढ़ाई की बात करते हैं। आपको अंदाज है कि यहाँ भ्रष्टाचार है पढ़ाई के नाम पर? मैंने यहाँ तक सुना है कि किसी मेडिकल कॉलेज में, सुनी हुई बात है, मत पूछिएगा कि मैं नहीं वो मैंने दिखाऊं, नहीं वो नहीं। नामी मेडिकल कॉलेज में एग्जाम से पहले 15,000 रुपया हर एग्जामिनी टेबल पर रखता है और उसके बाद इन्विजिलेटर हट जाता है, बोलता है जो लिखना है लिखो। क्या ये ठीक है? और मैं गुड़गांव में रह करके इस बात को जान चुका हूँ, तो ये खबर आप तक पहुँची है या नहीं? अगर आप तक पहुँची है या नहीं, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के पास ये बात पहुँची है नहीं? मैं जहाँ तक जानती हूँ इस तरह का कोई सूचना मुझे नहीं है, तो मैं गलत नहीं बोल सकती। लेकिन शिक्षा के स्तर की बात जो आपने की, शिक्षा में भ्रष्टाचार की बात आपने की, शिक्षा में स्तर की बात की, शिक्षा का भ्रष्टाचार की बात की, शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस पे आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक शब्द में इसको रखना चाहूँगी कि शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, एक, शिक्षा का भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, दो, शिक्षा का भ्रष्टाचार करने वाले अभिभावक, शिक्षा में अभिभावक दोषी होते हैं कि उनको हर हाल में उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम टेबल पे रखने वाला स्कूल खोजें, इंस्टीट्यूशन खोजें, कॉलेज खोजें और उसमें हम अपने बच्चे को पास करके डिग्री दें। इसी का नतीजा है कि ऐसी ही डिग्री की वजह से, ऐसे ही हम अपने बच्चे का, चूँकि मैंने चाइल्ड राइट में काम किया है और मैंने देखा है कि घर बहुत बड़ा पाठशाला होता है, और वैसी पाठशाला में अगर बच्चा पढ़ता है तो वो बच्चा आगे जाके उसको ऐसी नौबत नहीं आएगी जो वो टेबल पर रख के लिखना पसंद करेगा, वो बच्चा डिनायल डिसमिस होगा। लेकिन एक शब्द मैं कहता, अगर अच्छी सरकार आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार इसीलिए ये अच्छी सरकार किसको कहते हैं? ये अपने आप में उसी को अच्छी सरकार कहते हैं। आज सब कुछ ठीक करने में सिर्फ सरकार ही का दोष नहीं होता। सरकार का दोष है मॉनिटरिंग में, सरकार का दोष है, इसीलिए बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर उसके पास है, फाइनेंस सब कुछ उसके पास है, यस। सरकार जरूर। लेकिन आपके सवाल में एक सवाल को मैं ध्यान से देखूं कि अच्छी सरकार, यही सोच के तो हम लोग 5 साल पे वोट करते हैं। हम करते हैं, हम 5 साल पर जाति को वोट देते हैं। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड। एक शब्द है, यस, जो तकिया कलाम है, यस, कोई उसका मतलब ठीक नहीं है। अस्मिता को लिखते कैसे हैं? हाँ, ये आपने मुझसे सही सवाल किया है, और ये आपका ये शब्द जो है बहुत सही है। उन लोगों के द्वारा बनाया गया जो एक परिवार है जिसमें माँ बाप बेटा बेटी सब शासन में है, उनका फायदा होता है। किसी भी जाति का आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। वोट हमेशा जाति को पड़ते हैं। ये तीन स्टोरी इसमें से निकल के आ रहे हैं आपके सवाल में। एक होता है फैमिली बेस्ड राजनीति, एक होता है सामाजिक बेस्ड राजनीति, और एक होता है अपने प्रोफेशन को चुनने के लिए राजनीति। जैसे हमें डॉक्टर, इंजीनियर बनने, IAS IPS बनने का ढूंढते हैं, तो बहुत लोग शौक से राजनीति को पसंद करते हैं। तो ये 3 आता है। फैमिली बेस्ड राजनीति किनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर वो करते हैं तो समाज के क्रिटिसिज्म के शिकार होते हैं, इसीलिए वो एक अलग है। बीच वाला जो है वो बेस जो है, सामाजिक बेस जो है, जिनको बनने का है, प्रोफेशनली वो नहीं है, प्रोफेशनली तीसरा है। जो बनते हैं वो व्यवस्था में इंटर करते हैं, समाज के व्यवस्था में इंटर करते हैं, सामाजिक तौर पे आते हैं, हम उन्हें मतदान दे के चुनते हैं।
जिसको आपने जातिगत की व्यवस्था से जोड़ के हम लोग देखते हैं कि हर एक जाति का मेरा जात है, मेरी लीडर है। मैं अभी आपके यहाँ टैक्सी से आई हूँ। टैक्सी वाले ने हमसे नहीं पूछा कि मेरी जात क्या है, उसने मुझे पूछ के नहीं बैठाया। टैक्सी वाले को मैंने पैसा दिया, उससे उसने नहीं पूछा कि आपका पैसा किस जात का है। तो हमें लगता है कि पैसा जात नहीं है, सरकारी व्यवस्था जो हमें लेनी है उसकी कोई जात नहीं होती है। और तीसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा समाज कैसा हो, इन तीनों की कोई जात नहीं है। ये तीनों जात जो है उसमें तीन ही लोग रहते हैं, महिला, पुरुष और बच्चे। तो हम जो मतदाता हैं 18 साल से ऊपर, ये सोच के अगर हम वोट करते हैं कि ये मेरे जात के हैं इसलिए मेरा, तो फिर एक स्लैंग जो है कि जात जात को ही मारता है, ये कहाँ जाएगा? तो जाति जनगणना होती ये कहाँ जाएगा? जाति जनगणना एक प्रथा जाति का जो बना हुआ है, उसमें कितनी संख्या में लोग हैं इसको जानना एक नॉलेज है। क्यों? नहीं, वो इसका एक नॉलेज है। नॉलेज की जरूरत क्या है? इस वो मुझे जानने का वो जाने। नहीं, हम कितना पैसा खर्च करते हैं जनगणना? ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने रखा। यस, आई एग्री। ये काम वो काम टीचर तो पढ़ाएंगे नहीं। यस। और कुछ दिन बाद आप उन्हें कागज पकड़ाते हैं, कलम पकड़ाते हैं कि जाओ गणना करके। हाँ हाँ, ये जो गणना पे ये एक्सपेंडिचर की जो बात आपने की, जो एक्सपेंडिचर की बात की, इसको करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब हम किसी को नौकरी देते हैं तो उसमें जात बढ़े जाते। हम इन्हीं में चीज़ों में लगे रह जाएंगे, यकीन मानिए राज्य तरक्की नहीं करेगा। सबसे पिछड़ा राज्य किताब में देख लीजिए बिहार। हम डिबेट करते रहे, बिहार लिखा रहेगा सबसे पिछड़ा। इकोनॉमी के तौर पर, हर तौर पर, जनरल नॉलेज की किताब में लिखा है, बच्चों के पाठ्यक्रम में लिखा हुआ, गूगल कर लीजिए, सबसे पिछड़ा बिहार। हम करते रहे बस। नहीं, इस पे हमारा बहुत मैं थोड़ी आउटराइट बोलूंगी, राज्य को ठीक करना है। यस, ये क्वेश्चन से मैं आपसे। तो कैसे ठीक होगा? हम कंक्रीट बात करें। आप व्यवस्था बोर्ड को बहुत बार बोल चुके हैं, हटे नहीं, इस पर मैं आपने जो इससे पहले मुझसे क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का मेरा जवाब है कि आपके शब्दों में ही उसको मैं रखना चाहूँगी। और आपके शब्द बहुत सही मुझे लगे कि आपने इस बात को रखी, और आप बहुत अंतःकरण से जुड़े हुए हैं बिहार और बिहारी के लिए। लेकिन बिहार पिछड़ा राज्य होने का कारण, कई कारण है, उसको आप नहीं जाए। जो आपने पहले काटा कि व्यवस्था की बात आप नहीं करें। एक उदाहरण कोट तो नहीं करना चाहिए, बगल में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, वहाँ के लोग भी बाहर जाते थे काम करने के लिए। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ वहाँ की सरकार की, लेकिन ये फैक्ट है कि वहाँ अब ज़्यादा सड़कें हैं, वहाँ क्राइम कंट्रोल्ड हो चुका है, काफ़ी कुछ उतना नहीं है, ये तो रिकॉर्ड की बात है, चेक किया जा सकता है। वहाँ मेडिकल कॉलेज ज़्यादा खुले हैं, वहाँ सिनेमा का भी काम शुरू होने जा रहा है, वहाँ मेट्रो ज़्यादा शहरों में है। सब कुछ हुआ है एक मुख्यमंत्री के चलते और एक पार्टी के चलते। मैं किसी पार्टी का नाम, मुख्यमंत्री का नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं निष्पक्षता में विश्वास इसका जवाब एक, लेकिन अगर वैसा ही एक हमारे यहाँ आ जाए, कोई किसी पार्टी का हो, लेकिन एक ताकतवर मुख्यमंत्री आ जाए, तो क्या नहीं लगता है कि बिहार भी सबसे अच्छा राज्य? नहीं, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके मतदाताओं से मैं आप ही के इस से कहना चाहूँगी कि बिहार की मतदाता 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड हो जाते हैं। कभी वो फॉरवर्ड को वोट करते हैं, कभी 1 स्टेप बैकवर्ड हो जाते हैं। 78 साल में उनको काबिल बनाया क्या? किनको? मतदाता को, जो 1 स्टेप फॉरवर्ड। नहीं, यस, यही मतदाता अवेयरनेस हमने काम नहीं किया कि मतदाता जो अवेयरनेस होता है कि मतदाता वोट फॉर होम, वोट फॉर व्हाट, वोट फॉर व्हाई, इस पे हमने काम नहीं किया। जो हमें इसकी करनी पड़ेगी काम। जो अनपढ़ है उससे आप उम्मीद कर रहे हैं वो पढ़े लिखे की तरह? सिन्हा साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे डिफर करूँगी, आप बुरा ना मानेंगे। अनपढ़ एक गांव की औरत का एग्जाम्पल अगर आप हमें समय दें, तो मैंने एक महिला अनपढ़ गांव की जो है उसको अनपढ़ हम नहीं कह सकते हैं। वो महिला अपने आप में अपने क्षेत्र में सशक्त महिला है। उसको मूर्ख नहीं कह रहे, नहीं, अनपढ़ को अनपढ़ नहीं, उस कागज में जो अपना दस्तखत नहीं, लेकिन इलिटरेट मतदाता है। मुझे यहाँ थोड़ा बोलने दीजिए। हमारे पिताजी शिक्षा विभाग में थे,
उनकी एक हॉबी थी, मेला में अपने कुछ टीचर्स को भेजते थे और बोलते थे जाओ लोगों को दस्तखत करना सिखाओ, क्योंकि किताब में जो दस्तखत करता है उसको साक्षर कहा जाता है, जो अंगूठा लगाता है उसे निरक्षर कहा जाता है। यही डेफिनेशन वेरी है। ट्रू। वो बोलते थे कि स्लेट पेंसिल लेकर जाओ, चौक लेकर जाओ, बोर्ड लेकर के जाओ, कागज पेंसिल कुछ भी लेकर के जाओ, दस्तखत करना सिखाना, और 15 मिनट टाइम देते थे, 15 मिनट में सिखा देना। 15 मिनट में लोग सिखाते, उसका जो भी नाम है, सीताराम अगर उसका नाम है तो सीताराम लिखना सीख जाता था 15 मिनट में। 10 बार 12 बार लिख करके कहते थे कि ये तुम्हारा नाम है, कागज पर लिखो, वो लिख देता था। आगे से अंगूठा मत लगाना, सीताराम लिखना। और वो कहते कि चलो कुछ तो काम हुआ। 15 मिनट में किसी को साक्षर बनाया जा सकता है। 78 साल में देश ने लोगों को साक्षर नहीं बनाया। कसूर मेरा है, इनका है? किसका कसूर है? कसूर सरकार का है, उसकी सोच का है। उसकी सोच गलत है कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि जो पैदा हो चुका है आजाद भारत में, 78 साल का हो चुका है, दस्तखत करना तो सीख ले। पीएचडी ना हो पाए तो ना हो पाए, हमने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। हम बहसों में उलझे रहे और तरह तरह का ये सर्वे करते रहे। सर्वे पर बड़ा ध्यान हमारा रहता है, दस्तखत करना नहीं। आपके पास समय का अभाव होगा, चूंकि ये एक इंटरव्यू बहुत कम समय के लिए होता है। नहीं, हम इसे साक्षरता सम्मान कर सकते हैं। साक्षरता को अगर आप देखेंगे तो आप जो दस्तखत वाली बात करती है, मैंने इस पे काम किया है। साक्षरता के काम क्या किया है, मैंने काम साक्षर करने का नहीं किया है। मैं एक डिबेट इस पर किए हूँ कि कोई सीता लिख ले और वो अगला गीता लिखना ना जाने, अगला गीता शब्द वो नहीं लिखना जाने, तो हमने उसको साक्षर कैसे माना? पहली बात। दूसरी बात, नहीं, दूसरी बात, साक्षरता पर सरकार की बहुत बड़े बड़े बजट होते थे खर्चा होने का। मुझे उसमें नहीं जाना है कि क्यों होते थे, वो सरकार का पैसा है, वो जाने। लेकिन साक्षरता की परिभाषा मैं अपने डिक्शनरी से जानती हूँ कि एक महिला, मैं नर्सरी क्लास की टीचर रह चुकी हूँ एक टाइम में, शौक से पढ़ाती थी मैं। तो उस टाइम में मैंने बच्चे को, जब एक बच्चा क ख ग घ वर्णमाला सीख के किताब पढ़ना और वो पंचतंत्र पढ़ना सीख जाती थी, तो मुझे लगता था कि ये साक्षर हो गया। संस्कृत से हटके हम पंचतंत्र तक आ जाते हैं या पंच पेपर पढ़ ले वो, तो मुझे लगता है कि हमने उसको साक्षर बना दिया। इसको खत्म करने के लिए आपकी बात मान लेते हैं। मानना तो हमें इस पे काम, आपके योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन 78 साल में ये तो हो जाना चाहिए था कि होना चाहिए था एकदम। नहीं हुआ। आपसे मैं तो अग्री। एक ऐसी सरकार लाना चाहेंगे जो पढ़ा दे। हाँ। उसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे नहीं, कोई भी सरकार आए, मैं आने वाले सरकार, कोई भी सरकार है, सरकार हमारे आपके वोट से नहीं आएगी, समाज के वोट से आएगी, जिसको मैंने कहा कि साक्षर करने की आवश्यकता है। वोट फॉर हुम, वोट फॉर व्हाट, वोट फॉर व्हाई, किसके लिए वोट करो, क्यों वोट करो, क्या वोट करो, मैं इस पर काम कर चुकी हूँ। और मैंने इस काम में पंचायत में जाके बच्चों से, महिलाओं से, 18 साल के वोटर से बात करती हूँ कि तुम वोट तब करो जब तुम्हारा वोटिंग, तुम्हारा जो वोटर है, तुम्हारा जो विधायक है, तुम्हारा जो सांसद है, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे गांव के लिए, तुम्हारे पंचायत के लिए, तुम्हारे पंचायत के अस्पताल के लिए, तुम्हारे पंचायत के स्कूल के लिए, तुम्हारे गांव की सड़कों के लिए, नालियों के लिए, कुआं के लिए, पानी के लिए, तुम्हारे गाय भैंस के चारा के लिए, तुम्हारे गांव में रहने के लिए, घर के वातावरण, जैसे आदिवासियों के इलाके में आप चले जाएं और आप गांव का वातावरण देखते हैं, उसके लिए जो तुम्हारे लिए काम करे, वो तुम्हारा विधायक हो और वो तुम्हारा एमपी हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ये चीज़ देखना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए एक जाति का होना या एक जाति का उसका लीडर होना अनिवार्यता और बाध्यता किसी का भी नहीं है। हम जब काम करते हैं तो हम वोटर से यही बात करते हैं कि वोट जिसको भी करो, ये तुम्हारा स्वेच्छा है, तुम्हारा मन जिसको, इस पर मेरा कहीं अधिकार नहीं, लेकिन इतनी बातों को तो तुम जरूर देखो कि वो कौन आदमी होगा जो तुम्हें। दूसरी, प्रजातंत्र की व्यवस्था में अगर प्रजातंत्र मुझे नहीं दे रही है तो रोना नहीं रोना है। व्यवस्था बदलने के लिए मुझे 5 साल पर व्यवस्था के लिए जगह दी गई है। हम 5 साल पर व्यवस्था को बदल के, व्यवस्था को देख के हम इसको आगे लेके करें। हम क्या करते हैं, एक उम्मीद में रहते हैं कि अरे इस बार नहीं किए अगली बार करेंगे, इस बार नहीं किए अगली बार करेंगे। नो, इस बार नहीं किए
तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार आपने नहीं किया, इसीलिए हम जनता आपको तिरस्कार आपका करते हैं, अगली बार का इंतज़ार मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरा 10 साल का बच्चा है उसकी अगर स्कूली व्यवस्था नहीं सही रहेगी तो वो बच्चा आपके 5 साल में 15 साल का होगा, जो 20 है तो वो अशिक्षित रह जाएगा। तो मैं एक्सपेरिमेंट में अपने बच्चे को ना डालूं, मैं एक्सपेरिमेंट में बच्चे के स्वास्थ्य को ना डालूं, उसका भोजन को ना डालूं, भूखमरी ना बढ़ाऊं, हम इंतज़ार में ना रहें कि शायद ऊपर से कोई भगवान आएगा जो मेरा देख लेगा। नहीं, जो सामने है उसमें कोई चीज़ नहीं, क्योंकि ये जो मैंने मांग रखा है कि ये एक वोटर को चाहिए, ये जो मैंने बोला है वो इसलिए बोला है कि ये तुम्हारा है और प्रजातंत्र में ये व्यवस्था के लिए ही वोट का अधिकार तुम्हें दिया गया है। अगर ये वोट का अधिकार ना होता तो राजतंत्र होता, तब ये व्यवस्था में तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं थी। लेकिन अभी प्रजातंत्र है तो इस प्रजातंत्र का तुम्हें, ये तो प्रजा को भी मालूम होना चाहिए कि वोट फॉर होम व्हाट वाई। मेरा यही आज तक जितने भी मैं थोड़ी सी इस मामले में थोड़ी सी पंचायत में काम करती हूँ और मैं लोगों से डिस्कस करती हूँ। आप थ्योरी में ज्यादा विश्वास करती हैं, प्रैक्टिस में थोड़ा कम, ऐसा है क्या? थ्योरी में ज़्यादा नहीं, मैं प्रैक्टिस में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। प्रैक्टिकल एक सवाल पूछता हूँ। जी, मुझे पूछा। इस बार के चुनाव में क्या कुछ चमत्कार होगा? कोई अच्छी पार्टी आएगी या नहीं? पार्टी अच्छी किसको कहते हैं ये तो मैं नहीं जानती। आप तो फिर तो हम और आप नहीं जानते हैं पार्टी किसको अच्छी कहते हैं, क्योंकि मैं सवाल पूछने लायक नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल, सवाल का सीधा जवाब नहीं मैं सीधा जवाब दे रही हूँ आपके सवाल पूछती है। नहीं, आपने पार्टी अच्छी किसको कहते हैं? तो अच्छी और बुरी, आपको जो अच्छी लगे वो अच्छी। नहीं, पार्टी एक वोटर को मैं सर्वे नहीं करूंगा इस पर, जो आपको अच्छी लगे वो अच्छी। मेरा वोट अच्छी जो होगी उसको जाएगा। मैं आप ही को दे रहा हूँ, जो आएगा चुन करके, केवल आपके वोट से नहीं आएगा। इस बार के चुनाव के बाद क्या आप प्रसन्न होंगे कि अच्छी सरकार बन रही है? आप ही पर छोड़ देता हूँ, बाकी 17 करोड़ देखिए, बन रही है वो भेग सवाल है, बनना चाहिए मेरा प्रेजेंट सवाल है। तो क्या लगता है आपकी जो व्यवस्था की नब्ज है और जो जनता की नब्ज है, सब पर आपकी उंगली है, आप समाज में काम करते हैं, सबको देखते हुए यहाँ तो एक बार सामने है कैमरा, उस पर बोलिए कि आपको लगता है कि इस बार अच्छी सरकार बन पाएगी या वही रफ्तार बेढंगी जो पहले की जो जनता सोचती थी, वोटिंग का पैटर्न था वो अलग था। जैसे जैसे सेंचुरी बदलता है, जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ते हैं, सोच बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जानकारी देता है, जानकारी तो इतना तो तय है कि वोटर को असेस करने का पावर आ जाता है। ये आप मान के चले, हमारे बिहारियों में ये बहुत बड़ा गुण है। रही बात जमात की वोट जो होती है, जाति की वोट जो होती है, उस व्यवस्था में थोड़ी परिवर्तनशील व्यवस्था इस बार होगी। उसका कारण इसलिए है, जिससे मुझे नहीं मुझसे आप न्यूट्रल एक सिंगल जवाब इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा बहुत वास्ट सोशली मेरा ये, और मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से टैग नहीं हूँ, इसीलिए मेरा जवाब बिल्कुल डिफरेंट। तो मैंने कहा, आप भी नहीं हैं, इसीलिए मैं आपसे खुल के बात कर रही हूँ इस व्यवस्था इस समय आपसे, कि जब पार्टी सोचती है, करती है, अगर वो नहीं होती तो पिछले में भी जो परिवर्तन हुआ वो भी एक जनता की सोच थी। अभी जो व्यवस्था चल रही है वो भी जनता की सोच के लिए हजार सवाल पैदा करते हैं। मुझे जो अपने सोशल वर्क में असेसमेंट हो रहा है, उस असेसमेंट में यही लग रहा है कि समाज जो है इस बार व्यवस्था परिवर्तन में कुछ अलग है। परिवर्तन तो तब हुआ था जब जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट हुआ था, परिवर्तन हुआ था, नतीजा क्या निकला? जो उभर के आया वो तो वही हुआ। नहीं, ये तो फिर वो वाली बात हो गई कि तब तो मुझे इंटरव्यू परिवर्तन होता है लेकिन फॉर वर्स नहीं, ये आपके जो भावना है, ये भावना एक हो सकती है, लेकिन मास में जब हम आपके शब्दों को देखेंगे तो हमें लगता है कि के समय में पटना में हमने क्या कंट्रीब्यूट किया ये मायने रखता है। मैंने उनके साथ काम किया, लेकिन अंत में जो नतीजा आया वो पहले से ज्यादा खराब सरकार आ गई थी। ये लिए जयप्रकाश फिट थे, लेकिन उसके बाद जो सिलेक्शन किया उन्होंने लीडर्स का, वो बेकार निकले। समाज नीचे चला गया, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, बिहार नीचे। मेरी बातें
अभी सिर्फ बिहार पर होंगी। मैं सोशियोलॉजी का पीएचडी करने नहीं आया हूँ आधे घंटे में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार कैसी आगे, अभी भी हमारे पास 2 महीना समय है, हम प्रभावित कर सके कि हम एक बेहतर सरकार लाए, और जब एक बेहतर सरकार आएगी बिहार बेहतर होगा। सीधी सी बात, यहाँ से पलायन रुक जाए, सबको यही काम मिल जाए, हर बच्चे को पढ़ाई मिल सके, कोई भूखा न सोए, बेसिक बातें मैं मांग रहा हूँ। बाकी तो बड़ी बातें हैं कि हाँ, नहीं, बेसिक्स एक्चुअली होता क्या है सिन्हा साहब कि बेसिक बात हम मांगते तो हैं, लेकिन जब हम देने की प्रक्रिया में घुसते हैं तो हम फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वही बन जाते हैं। ये भी गौर करने लायक बात है। दूसरा है, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूँ, हम अपने आप को रेक्टिफाई करना चाहेंगे कि बेसिक्स आती तो है, लेकिन ये मैं मानती हूँ, मेरा अपना थॉट्स है कि प्रजातंत्र में जो 5 साल पर सत्ता परिवर्तन की बात आती है ना, वो बहुत सही चीज़ है। 5 साल में सत्ता परिवर्तन की जो बात आती है, 5 नहीं तो 10 साल में जो सत्ता, 5 तो एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, घर सजाने वाली बात होगी, 5 डिलीवरी वाली बात होगी, तो 10 साल में अगर आदमी को लगे कि भैया मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लूप होल्स है, थोड़ा सा गैप है। कई देश में 4 साल है। हाँ, नहीं वो तो खैर एक अलग डिबेट है, उसके लिए तो मैं नहीं, कंपैरिजन तो करेंगे तो मेरे पास बहुत सवाल है और मैं घंटों बात कर सकती हूँ इस पर। 5 कम है, 10 करें, वो कहेंगे 10 कम है। नहीं, वो डिबेटेबल नहीं है सिन्हा साहब। एक लाइन बताता हूँ, 2 खड़े होते हैं, एक जीतता है, एक हारता है। जो जीतता है वो 5 साल शासन करना चाहता है, चलाने की कोशिश करता है, जो हारता है उसे चलाने नहीं देता है। इसी को भारतीय प्रजातंत्र कहते हैं। अब देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है, प्रधानमंत्री बहुमत से चुन के आया हुआ है, जनमत उसके साथ है, उसे कोई काम नहीं करने देता है। सवाल पूछता है कि नहीं हमारे, उन्होंने पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बम गिराया कि नहीं, हमारे कितने जहाज गिरे तुम बताओ। अजीब अजीब सवाल किया जाता है। कसम खा के घर से चलते हैं कि आज के दिन आज काम नहीं करने देंगे सरकार को। नहीं, ये तो उनकी ये तो उनकी नहीं, ये तो उनकी अपनी और वो क्या सोच के करते हैं, वो पक्ष विपक्ष की बात है, उस पर हमें नहीं जाना। जनता को उससे मतलब नहीं है। जनता को मतलब है कि ये पक्ष विपक्ष जब अपनी बात पार्लियामेंट में रखते हैं या असेंबली में रखते हैं, स्टेट में रखते हैं, तो जनता का विजन होना चाहिए। विजन, आपका एक और प्रिय, एक मिनट, विजन होना चाहिए जनता की, जिसको आप गौर से सुनेंगे कि विजन होना चाहिए कि ये पक्ष विपक्ष जो कहता है, ये एक तरफा ब्लाइंडनेस हमारा नहीं होना चाहिए सिटीजन का। इनको ऑडिट जिसको अंकेक्षण हिंदी में कहते हैं, कि हमें अंकेक्षण करके देखना चाहिए कि पक्ष ने जो रखा वो क्या सही था और विपक्ष ने जो रखा क्या वो गलत। होता क्या है कि अंकेक्षण के जो तौर तरीके होते हैं वो हमारे सबके अलग अलग होते हैं, तो उस अलग के धूड़ी में वो घूमता रह जाता है और डेवलपमेंट का जो है वो अटैक, आप जिसको आप अटैक कर रहे हैं वो। एक और विषय जो आपका प्रिय विषय है, महिलाओं का, उनकी ताकत, उनकी शक्ति। बहुत अधिकार दिया गया है, कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो महिलाओं के लिए हैं, महिला वहाँ से चुनी जाती हैं और एक मीटिंग नहीं जाती हैं। वो, मैं एक मुखिया को ढूंढने गया, मुझे दस्तखत कराने था, वो मुखिया मिली खेत में, वो बोली कि मैं यहाँ दस्तखत नहीं कर पाऊंगी, कलम नहीं है, और जाहिर है बिना किसी और की मदद को दस्तखत नहीं कर सकती हैं। और जिन्हें मैं समझता था काफ़ी दिनों से कि ये मुखिया है, वो मुखिया नहीं थे। वहाँ एक वर्ड चलता है एमपी, मुखिया पति। यस, क्या फायदा हुआ महिलाओं? नहीं, मैं इसको मुखिया पति वो मीटिंग में जाते उसको नहीं, यहाँ मैंने इस चीज़ के लिए मैंने इसमें हमारी फिर वही बात होगी जो हमारे लोग इस पर कार्यरत हैं। जैसे मैं चाइल्ड राइट कमीशन में थी, हमारी मीटिंग में मुखिया पति आते थे, चूँकि विद्यालय से जुड़ी हुई बातें थी, मुखिया पति आते थे। मैं अपनी मीटिंग से मुखिया पति को बाहर भेजती थी, जान के मैं बाहर भेजती थी और मैं खुल के पूछती थी कि आप मुखिया पति हैं या मुखिया, तो वो कहता था पति। तो जिसने कहा पति, हमने कहा प्लीज़ आप बाहर जाएं और आप अपनी पत्नी को भेजें। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बोलना नहीं जानती है। हमने कहा तो आपके लिए तो पद है नहीं,
तो आप बाहर बैठे, वो बोलें या ना बोलें, मैं उनसे कैसे बात करवाऊंगी ये आपको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है, प्लीज। तो मैंने बाहर निकाला। तो ये जो मुखिया पति वाला जो सिस्टम आया, यहीं पे मैंने आपको कहा कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं सरकार में रह के, बार बार फिर व्यवस्था पर आप कहेंगे कि मैं बोलती हूँ, सरकार में रह के हम अगर महिलाओं को मुखिया बनाने जा रहे हैं तो मुखिया का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये तय करना लेजिस्लेशन का काम है। अगर लेजिस्लेशन उस पर नहीं करता है, तभी मैंने आपको कहा कि व्यवस्था बनाने वाले, व्यवस्था की योजना देने वाले, व्यवस्था की योजनाओं को लागू करके उसकी मॉनिटरिंग करने वाले और व्यवस्था की सुख सुविधा लेने वाली जनता, इन दोनों को अपना अपना अंकेक्षण करना होगा कि जो हम देने जा रहे। मैंने आपको एक बार, शायद मेरी एक जगह मैंने, शायद आपसे मेरी तो ये दूसरी मुलाकात है, पहली मुलाकात मेरी एक आदमी से हुई थी जिसको मैंने यही कहा था, विधायक थे वो। उन्होंने कहा कि हमारा इलेक्शन आ रहा है, ये है वो है, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैंने कहा सर इतना परेशानी की क्या ज़रूरत है। एक विधायक अगर गांव में अपने किसी के घर में जाके चाय पीता है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से आप समझेंगे, किसी के घर पे जाके चाय पीता है तो अगला गांव का 5 आदमी आपको देखता है, वो कहता है अच्छा उसके घर गए थे चाय पीने, तो अब की आएंगे, मैं उनको वोट दिखाता हूँ कैसे वोट मिलता है। वो वहीं पे उनको वोट का दांव दिखाने लगता है। मैंने विधायक जी से कहा कि विधायक जी आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, चाइल्ड राइट में थी उस समय मैंने कहा आपसे एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा आप जब अपने क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो आप ऐसा करें किसी के दरवाजे पर ना जाएं, आप ऐसा करें कि आप उस गांव के विद्यालय में जाएं और विद्यालय में आप बैठें और प्रिंसिपल को पूछें कि आपका स्कूल कैसा चल रहा है, टीचर से पूछें आपका प्रिंसिपल कैसा है, बच्चे से पूछें आपका टीचर और प्रिंसिपल कैसा है, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ एक बैठक उस प्रांगण में रखें। और आप अगर ये 4 काम अगर आप विधायक होने के नाते कर लेते हैं तो आपकी गिनती अच्छे विधायक में, क्योंकि उसमें आपका कल का वोटर है बच्चा, आज का वोटर है उसका अभिभावक, और भविष्य की वोट व्यवस्था में जब वो बच्चा 18 साल का होगा तो आने वाला वोटर है आपका बच्चा। तो आप किसी के घर बैठ के चाय क्यों पीते हैं? और आप उसके साथ एक आप अपनी लेखनी के लिए आदमी लेके जाइए। प्रिंसिपल अगर कहता है कि हमें सरकार के घर से ये नहीं मिलता, आप नोट करिए। टीचर अगर कहता है आप नोट करिए। बच्चा अगर कहता है हमें नहीं मिलता, आप नोट करिए। एसएमसी आपको क्या कहती है स्कूल मैनेजमेंट को, नोट करिए। और ये सारा नोट करके 3 प्रतिलिपि बनाइए, एक कलेक्टर के घर में छोड़िए, एक माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेजिए और एक प्रतिलिपि प्रधान सचिव को भेजिए और एक प्रतिलिपि एक्स्ट्रा, आप नेचुरल है 3 पे बनाएंगे तो चौथी अपने लिए रखेंगे, और आप उसमें टिक करिए बैठ के कि क्या हुआ नहीं हुआ। और जब जब आप जाइए विद्यालय में इस चीज़ की सर्वे करें। विद्यालय व्यवस्था अगर बदली तो आपके वोट के लिए आपको पैसे नहीं बांटना पड़ेगा, पब्लिक आपको यूं ही वोट करेगी। आपको पता है कि पैसे हर राज्य में बढ़ते हैं, हमें पता है एज ए वोटर की, तो हर राज्य में लोग इसकी तैयारी में लगे रहते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शंस में पैसे बढ़ते हैं, उसका कारण क्या है? 1 सेकंड और लूँगी मैं आपका जी। उसमें बढ़ते हैं, उसका कारण क्या है कि हम पूरी वर्ष बिता देते हैं 5, हम उनके बच्चे को देखने, जो कल का वोटर है उसको नहीं देखते हैं, जो आज का वोटर नहीं। क्योंकि एक शिक्षा एक अभिभावक की कमजोरी है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो ऑक्सफोर्ड का हो। शिक्षा बच्चे के माँ अभिभावक की कमजोरी होती है। हम उनके कमजोरी को व्यवस्थित अगर कर दें तो हमें विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं बार बार विधायक में चुनी जाऊं, क्यों? क्योंकि जब वो व्यवस्था से बच्चा पढ़ के निकलेगा और रोज़गार करेगा और कमाएगा, पलायन करके करे, चाहे स्टेट की व्यवस्था में करे, वो आदमी उस विधायक को कभी नहीं भूलेगा। मुझे लगता है कि जो गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजता है वो इसलिए कि वो वहाँ से निकल करके कोई व्यवसाय करे या कोई अपना रोजगार करे, ऑफ कोर्स नहीं, वो भेजता है सरकारी नौकरी करे, जो टेबल के ऊपर पैर रख करके लेटे
जिसको टाइम पर सैलरी मिले और पेंशन मिले, और पेंशन की राशि बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाए जितना कि नहीं, इतना क्रिटिसिज्म तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हुए। केवल नौकरी के लिए यहाँ का 99% और 1% में नहीं, इतना बुरा आप ना बताएं प्लीज। केवल नौकरी के लिए, और वो भी सरकारी नौकरी। नौकरी तो चाहिए ही। मुझे तो कहना है कि सरकारी नौकरियां बंद हो जाए, देश सुधर जाएगा। नहीं, यहाँ मैं आपसे बिल्कुल जड़ है, मैं क्योंकि सरकार की नौकरी में काम नहीं करना होता है, रिश्वत मिल लेने के लिए टेबल के नीचे से आमदनी होती है, और इसी को सरकारी नौकरी कहते हैं। पेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है वहाँ पर, अलाउंस मिलता जाता, महंगाई बढ़ती जाती है, और इसीलिए स्वर्ग और वैकुंठ से ज़्यादा सरकारी नौकरी इम्पोर्टेंट होता है। वैकुंठ मिले न मिले, स्वर्ग मिले न मिले, नौकरी सरकारी मिले। नहीं सर, 100% गार्जियन अपने बच्चों को सरकारी नौकरी, नहीं, यहाँ थोड़ा डिफर करूंगी। सरकारी नौकरी खत्म कर दें अगर, नहीं, तो बात यहाँ थोड़ा डिफर करूंगी। यहाँ डिफर इसलिए करूंगी क्योंकि मेरी आदत है, सही और गलत कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहूँ। हो सकता है आप सही हो, को बोले कि सही गलत कुछ नहीं होता, तो फिर बात नहीं सही। आपकी बात को मैं क्यों काटूं? ये अगर आपके हिसाब से गलत है तो मेरे हिसाब से हर एक चीज का एक खाली यही बता दीजिए ना। मैं इसी पे 2 महीने बाद इलेक्शन है। नहीं, इलेक्शन को अभी आप रहने दें। जनता से क्या कहना? नहीं, आप इलेक्शन को अभी 1 मिनट रोक दें। आपने सरकारी और गैर सरकारी की बात की है, मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी, सरकारी नौकरी एक सुरक्षा है, ये माना जाए। सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी सुरक्षा है, एक महिला के लिए भी, एक पुरुष के लिए भी। आने वाले कैसे सुरक्षा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आज के डेट में अगर मेरे पति सरकारी नौकरी में पदाधिकारी IAS ऑफिसर नहीं होते, और अगर मेरे हस्बैंड का पेंशन मुझे नहीं मिलता, तो मेरी ज़िंदगी, और मेरे बच्चे नए सेंचुरी के अगर होते, तो मेरी ज़िंदगी क्या होती? एक सेकंड। और गैर सरकारी जो होती है उस व्यवस्था में मेरी एक ज़िंदगी मेरे बच्चे पर डिपेंडेंट होती, और मेरी तो इसीलिए सरकारी सुरक्षा उस परिवार के आने वाले की सुरक्षा और उसका होता है। सरकारी नौकरी गलत नहीं है, मांग गलत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट पे मैं आती हूँ। गैर सरकारी व्यवस्था राजतंत्र को पैदा करता है। राजतंत्र जो है वो ये होता है कि आपसे हम पूरा का पूरा आपके जवाब से 100% असहमत हूँ। कैसे जी? प्लीज बताइए। आप केवल अपनी तरफ से देखती हैं। बगल में एक आदमी बैठा हुआ है, उसकी बात सुनिए जी। मैं पायलट की नौकरी करता था, ठीक है। मैं रिटायर्ड हुआ, कोई कहीं भी हमसे गलती नहीं हुई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, इंसिडेंट नहीं हुआ, सही तरीके से काम करता रहा और ठीक से रिटायर्ड हुआ। और रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन के तौर पर कितना पैसा मिलता है? 0। आर्यभट्ट वाला 0 मिलता है मुझे। मेरा भी एक परिवार है, अभी एक एक्सीडेंट हुआ, मिलना चाहिए। यस। और आपने राजतंत्र की बात की कि वो राजतंत्र होता है और ये प्रजातंत्र होता है। जी नहीं, यही ये व्यवस्था है कि हमें कोई पेंशन नहीं मिलती थी। ये तो एक हाँ, ये गलत। मैं खाता पीता कैसे? ये गलत। हाँ जी, गलत। मैं खाता पीता कैसे हूँ? मैं खाता पीता हूँ जो पैसे मैं बचा पाया महंगाई के बावजूद भी, उसकी इंटरेस्ट जो घटता जा रहा है और महंगाई जो बढ़ती जा रही है उसके बावजूद मैं काम चला। वो तो पेंशन में भी हो रहा है। महंगाई बढ़ती है तो उसका अटैक तो पेंशनरों को भी होता है। अलाउंस बढ़ता है। नहीं, डियरनेस अलाउंस मिलता है, अखबार में पढ़ता हूं। नहीं, आप भी नहीं मिलती, लेकिन अखबार में काफी मिलता है। हमारे यहाँ मैट्रिक पास टीचर जो रिटायर हुआ है, बहुत अच्छी रकम उसको पेंशन के तौर पर हर महीने मिलती है। प्रोफेसर, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों प्रोफेसर है, दोनों का जो आता है ये गलत है। यहाँ पे एक को मिलना, जैसे IAS में, जैसे कि हम लोगों के सर्विस में। छोड़ दीजिए, इस पर कभी विचार कीजिए। आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई, कभी आवाज उठाइए। नहीं, आवाज है मेरी। अगर एक MLA एक बार बनता है, पूरी जिंदगी लेता है, 5 साल, मैं 35 साल। नहीं, वो मैं बता रही हूँ। नहीं, यहाँ पे किस बात की पेंशन मिलती है? नहीं, एक मिनट। MLA को किस बात की मिलती है उस पे नहीं जाना है। जाना है कि वो MLA कल को MP हो जाता है
तब भी उसको पेंशन दोनों की मिलती है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म, यहाँ समाज को सोचना है। यही अन्याय के लिए मैं कह रही हूँ कि मैंने पेंशन की व्यवस्था अगर आप में नहीं है और एक में है, मैंने उसका डिफरेंस बताया। और तीसरा मैंने एग्जाम्पल दिया कि ये जो पेंशन की व्यवस्था है कि एमएलए का भी मिलेगा, एमपी का भी मिलेगा, अगर वो सब लेकिन आपको मालूम है कि एक बार नहीं, ये आवाज उठाने वाली बात है। कौन आवाज उठाएगा? ये समाज के पास है, हम तो उनको चुन देते हैं, वो गलत सलत कानून नहीं। बनाते हैं। एक बार वहां हुआ कि सैलरी बढ़ाई जाए एमपी की, सबने वोट दिया कि हाँ सैलरी बढ़ाई जाए, सैलरी बढ़ाई जाए। केवल एक थे जो वामपंथी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सैलरी अच्छी खासी मिलती है, सैलरी बढ़ाने को अकेला एक आदमी ने, एक एमपी ने वोट दिया था, बाकी किसी ने नहीं दिया। आप बार बार व्यवस्था व्यवस्था कह रही हैं, मैं प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ। व्यवस्था का मतलब होता है कि इस बार के चुनाव में आप सामने आपके मैनिफेस्टो में सामने बिहार की जनता है, आप एक चीज कहिए ना बिहार की जनता से, एक लाइन कहिए जिसको सुन के अगर उन पर असर पड़े तो बिहार सुधर जाए। अब बोलिए, चलो वोट किसको करें वो, जैसे कि व्यवस्था बेहतर होगी। अब मैं किसी पार्टी पर्टिकुलर के लिए वोट करने नहीं बोलूंगी, किसी को भी नहीं कहूँगी। मैं कहूँ, मेरा कहना दूसरा है, मेरा पर्टिकुलर पार्टी को कहना मेरा फंडामेंटल राइट्स ना किसी वोट देने। वो मैंने आपकी पूरे स्टेटमेंट में कह चुकी हूँ। पूरे स्टेटमेंट में अगर कोई भी सिटीजन सुना होगा तो उन्हें पता होगा कि वोट का तरीका क्या होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, मेरा जो पेंशन की व्यवस्था है, हम जानना चाहते हैं लोगों से, जैसे हम काम कर रहे हैं कॉमन स्कूल सिस्टम पे। कॉमन स्कूल सिस्टम को लोग समझते हैं कि प्राइवेट को बंद होना है और सरकारी को, प्राइवेट के बच्चे जो अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे। कॉमन स्कूल सिस्टम का मीनिंग बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मुझे, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, आपके पेंशन की प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए सारे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने कॉमन स्कूल सिस्टम की बात जो की है वो बहुत वास्ट है, उसके लिए अलग हम लोग फिर मीटिंग करें तो बेहतर होगा। मैं उस पर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं दूसरी व्यवस्था जो आपने पेंशन की बात की, जो कि सुरक्षा और गैर सरकारी जो मैंने रखी, उसको असेस करेंगे। तो जो आपने कही वो 100% मैं आपसे एग्री करती हूँ कि आपका ये जो है वो नहीं होना चाहिए। ये हर फील्ड के लोगों को पेंशन को रोजगार में जोड़ना चाहिए। अगर वो आपके लिए सर्व कर रहे हैं तो, आपकी सेवा दे रहे हैं। क्यों, पत्नी के मरने के बाद तो वो सेवा आगे उनके बच्चों को नहीं मिलती है। तो जब तक उनकी पत्नी जिंदा है या उनके पति जिंदा हैं, कोई भी जिंदा है, अगर पेंशन मिलता है और उसका फैमिली उससे चल, तो वो क्या, मेरा हिसाब से एयर इंडिया में भी होना चाहिए, सब एयरलाइंस में होना चाहिए। एयर इंडिया सरकार की है, उसको होना चाहिए। मैं जरूर कहूँगी, कम से कम आपको आज मैं उस पद पे नहीं हूँ कि आपकी पेंशन की व्यवस्था को मैं असेस करूँ। खुशी है कि मेरे चलते ही सही आज आपको जानकारी मिली कि नहीं, जानकारी मिली, किसी एयरलाइन के किसी पायलट को नहीं मिलती है। गलत है, गलत है। अहमदाबाद में जो 2 पायलट मर गया, जी, उसकी फैमिली गई नहीं, वो गई। एग्जैक्टली उन अहमदाबाद की पायलट को आप छोड़ें, हमारे बॉर्डर पर जो जवान मरते हैं उनकी व्यवस्था, हमारी जो बच्चे बोलते हैं हमने उनको 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख दे दिया, हमारा काम वहाँ ख़त्म होता है। अगर हम इंडिया के गवर्नमेंट से या इंडिया के गवर्नमेंट के एक सिटीजन से पूछें कि जिस बच्चे के बाप मरे, बॉर्डर पर मरे या प्लेन क्रैश में मरे या कहीं मरे, वो बच्चे की 17 साल एक बच्चे की पढ़ाई होती है। 17 साल, 12वीं और 5 और होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS कुछ भी बने, 5 इयर्स मोर या इंजीनियर बने वो 17 ईयर्स उस बच्चे को पढ़ना पड़ता है टोटल अपने लाइफ में। उस टोटल लाइफ में मुझे ये जानना है कि बॉर्डर पर जो सिपाही शहीद हुए, जो हमारे चले गए, उस बच्चे के लिए हमने उस रुपया को देने के अलावे वो बच्चे की क्या पूरी ज़िंदगी, उस 17 साल की पढ़ाई वो पूरी कर पाएगी? क्या हमारे पास कोई डेटा है कि वो बॉर्डर के सिपाही के बच्चे कहाँ हैं? CRP जो भी है, जितने भी हमारे रक्षक हैं, मैं उनको सल्यूट करती हूँ। और मैं जानना चाहूँगी कि उनकी मैं पेंशन की बात इसलिए रखी हूँ कि जो इससे दीवार हैं, सरकार के मैनिफेस्टो में आना चाहिए कि आप उनको मिनिमम ही दीजिए।
लेकिन आप मिनिमम उनका फिक्स करिए उसकी फैमिली के लिए, जिसका है मुझे जिसका मालूम है, बहुत वास्ट जानने के लिए नहीं मैं उस डीप में जाऊंगी, जिस दिन रिसर्च करूंगी मैं निकाल लूंगी। अभी मेरा रिसर्च है शिक्षा के जो लूप होल्स हैं वो मैं कह रही हूँ आपको एक लाइन में कि ये व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा है उस फैमिली की। एक बार बल्क में मनी दे देने से किसी की और रही बात महंगाई की परिवर्तन, तो कम से कम उतना पैसा तो उसके घर आता है जो वो उस महंगाई में 4 सब्जी अगर ज़्यादा मिलेगा तो खाएगा और 1 सब्जी कम मिलेगा तो खाएगा, कम से कम खाएगा तो। इसीलिए मैं महंगाई की चर्चा हुई, जी। एक सवाल पूछता हूँ, जी, आपको लगता है कि महंगाई कभी घटेगी? कभी नहीं, यही जवाब। महंगाई कभी घटती नहीं है, लेकिन इसमें 2 तरह के उसका कारण फिर आप हमारी व्यवस्था को बोलेंगे, मैं फिर बोलूँगी। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, ड्राई किलिंग का दाम बढ़ता है। ड्राई किलिंग का दाम बढ़ता है, ट्रक चालक के पेट्रोल भराने में जो पैसे बचते हैं घटने के बाद, उसका ट्रक चालक का भाड़ा नहीं घटता है। क्यों? अगर आप बढ़ते हैं, अगर ट्रक, ड्राई किलिंग, सब्जी, सब चीज़ बढ़ता है, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल का दाम बढ़ गया इसलिए सर बढ़ गया, लेकिन आप वहीं अटके रहते हैं, तो ये तो मॉनिटरिंग की चीज़ है। इसी पर बात करने आया था। जी जी। जितनी देर भी आपसे बात करने हाँ, आया, अब हम दुख इसी बात का है कि आपने उस किसी विषय पर हमें बात करने नहीं दिया। जैसे बताइए, फॉर एग्जाम्पल। जैसे यही कि आप हमें पूछेंगे पार्टी जैसे किसकी हो, मैं कैसे कहूँ? आप मत बताइए कि भाजपा हो, जदयू हाँ, ये हो, राजद अच्छी हो, सरकार हो, बताइए अच्छी सरकार अच्छी सरकार हो। यस, आई एग्री। अगर उन्हें पता होता कि अच्छी सरकार किसे कहते हो तो 78 साल बाद क्या हम सबसे पिछड़े होते? तो हम अवेयर करें। आप अवेयर अपनी भाषा में आप उनको अवेयर करा दीजिए, बिना पार्टी के नाम दे कि क्या सोच करके वोट दें। आपकी बारे आपको वो जनता वहाँ है। हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं कि 2008 से मैं राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट है, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं करूंगी, लेकिन मैं आम आदमी में गांव-गांव पंचायत में जाके मैं लोगों से एक ही बात कही, और मैंने आपके माध्यम से भी लोगों को मैसेज दिया है और मैसेज देने की कोशिश की कि हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लेजिस्लेशन कैसा हो, लेजिस्लेशन से हमारी उम्मीदें कैसी हो, और उस उम्मीद को फुलफिल करने वाला नेता कैसा हो, और आदमी जो सिटीजन हमारे वोटर हैं वो क्या सोच के वोट करें, ये बातें मैंने रखी है आपके माध्यम से भी। अभी तो आपने नहीं कहा, एक लाइन में जरा कहें, मैं फिर से सुन लूं कि आप जनता से क्या कहेंगे आने वाले वोट में, वो क्या करें। आप जो कह रही हैं, नो आम आदमी जो उन्हें अच्छा स्कूल की व्यवस्था, आम आदमी उतना नहीं पढ़ा लिखा है जितनी आप पढ़ी लिखी हैं। आप जो कहेंगे ना कि व्यवस्था परिवर्तन को नहीं समझता है। नहीं, मैंने शब्द में बोला है, कहा है, एक बार फिर से कह दीजिए। मैंने शब्दों में बोला है। कहिए, आप उनसे कहिए कि वो क्या करें। नहीं, इस बार सरकार बेहतर हो, बिहार थोड़ा ऊपर। मैंने 3 लेवल पर अपने स्टेटमेंट रखा है। एक विधायक की ड्यूटी पे रखा है कि हाउ दे बिहेव विथ पीपल। मैंने कहा विधायक नहीं, वोटर। एक में मैं आ रही हूँ। वोटर को एड्रेस कीजिए, विधायक तो कोई है नहीं, एड्रेस में तो चंद महीने बाद हट जाएंगे। एक मिनट, वोटर को एड्रेस करके आप, मैं बता रही हूँ, आप मेरे से सीक्वेंस में बना के बोल रही हूँ। मैं लेजिस्लेशन में विधायक की क्या सोच होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो मैंने बोला। जिस चीज़ के लिए मैंने विद्यालय की तुलना की, उस चीज़ की तुलना मैं वहाँ के अस्पताल से भी करती हूँ, सबसे। वहाँ से मैं खिसकूँ तो मैं उन अभिभावकों की बात की कि उनको क्या, और मैंने सबसे पहले मिड में, हमारे आपके स्टेटमेंट के मिड में मैंने कहा कि जब भी आप प्रजातंत्र व्यवस्था में जाते हैं और आपका चुनाव आता है तो आपको 5 बातें पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके विधायक जो बनने जा रहे हैं या जो मैदान में हैं वो आपकी व्यवस्था के लिए बन रहे हैं। आपकी व्यवस्था है स्कूल, जल, पानी, गांव की रोड, सड़कें, बिजली, अस्पताल, पंचायत। आपका गांव कैसा हो, आपका पंचायत कैसा हो, और वो देने वाले जो हैं वो आप खुद नहीं ले सकते हैं, तो देने वाले का चयन करते समय उस आदमी को किसी जाति, किसी वर्ण, किसी चीज़ से ना देखें, आप अपने गांव के स्वरूप में उसको देखें, क्योंकि वो आपकी योजना का डिलीवर करने वाला सबसे बड़ा पिलर माना जाता है।
क्योंकि उनके कर्तव्य हो जाते हैं और वो आपके लिए योजनाएं बनाते हैं असेंबली में बैठ के और तय करते हैं। तो आपका पिलर जो है, जिसको मैंने एक लाइन में व्यवस्था शब्द कही है, वो इसीलिए कही है कि उससे जनता वैसे लोगों का चयन करे। अब आपका सवाल में एक सवाल आता है कि चयन किसको करे, तो आइडेंटिफाई करके देना ये सही नहीं है, मेरे लिए सही मैंने नहीं। कहाँ कहा, आपने नहीं नाम कहा। नहीं मालूम है। नहीं नहीं, नाम भी हमको, आपको नाम नहीं मालूम है, एक हाँ, पत्रकार को भी नहीं मालूम है, एक तो आप सोशल कहना वर्कर चाहती हैं को। कि जो मर्जी हो कर लेना, मुझे कुछ नहीं नहीं, कहना है। हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, हम उनको मांग रहे हैं, विधायक गली गली जाके बोल रहे हैं, कर रहे हैं। मैं उनको 5 पॉइंट्स दिया है कि आप अंकेक्षण करिए उस व्यक्तित्व का जो आपके गांव में अपने लिए आपसे मत मांगने आता है। आप अपने मत को चंद पैसों, चंद अपने निजी स्वार्थों में न खर्च करें, न बेचें। आप परमानेंट 5 साल देने वाले लोगों का चयन करें जो आपके लिए सोचें, आपके लिए करें। ये मैं बार बार आपके मंच से भी कह रही हूँ, मैं गांव में भी कहती हूँ, एक टैक्सी वाले से भी कहती हूँ, एक मछली बेचने वाले से भी कहती हूँ। मैं पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं, किसी उम्मीदवार तो जो भी जाता है वो हाथ जोड़ता हाथ जोड़ है। के कहता यस, है कि बस आप ही के लिए करूंगा, सब कुछ ठीक कर समझना दूंगा, तो वही मुझे है कहेगा। ना, समझना तो वो मुझे क्या है। समझेगा, वो समझता तो 78 नहीं, साल गांव की के लोगों को जितना आपने, पता नहीं आपके गांव के अनुभव क्या है, मैंने जो गांव का अनुभव है, अगर आप 5 मिनट मुझे दें तो मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। नालंदा जिला का एक पंचायत है इस्लामपुर। इस्लामपुर गांव में मैं गई थी, बस लास्ट में आपसे रखना चाहूँगी, समय लूँगी आपका। नालंदा के गांव में, मैं नालंदा जिला में, मैं इस्लामपुर गांव गई थी। मैंने इस्लामपुर गांव में अपने 200 महिलाओं को अवेयरनेस के लिए गई थी और उनकी योजनाओं को, सरकारी योजना नहीं, गैर आदमी के सपोर्ट को बताने के लिए कि भाई हम आपके लिए आए हैं जानने। उस पर कुछ बात थी, वो मेरा अपने वर्क से रिलेटेड था। एक औरत आई 2 बच्चे को लेके, एक लड़का एक लड़की, और मेरे सामने खड़ा कर दी और उस लेडी ने कहा कि मैडम ये नाती और नतनी है मेरी। हमने कहा हाँ तो बताइए। तो उसने कहा कि ये दोनों बच्चे के माँ बाप मर गए हैं, मैं नानी हूँ, मेरे मरने के बाद इस बच्चे का मामा मामी अगर नहीं करेगा तो ये बच्चा कहाँ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चूँकि मैं बहुत सेंसिटाइज करती हूँ लोगों को और सेंसिटिव भी हूँ। तो मैंने कहा कि आप कहना क्या चाह रही हैं। तो बोले हम लोग हमनी तो गरीब ही, हम गरीब हैं। तो हमने कहा अच्छा। तो हम बोले गरीब किसको कहते हैं। मैंने थोड़ा सा अपने मन को दबाया, पूछने में दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने कहा गरीब किसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा रुआ ना जाना ही। हमने कहा नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। उसमें से कुछ महिलाएं मुझे ऊपर से नीचे देखी और वो मुस्कुराई कि इनको कैसे नहीं। हाँ, मैं बता रही हूँ अपना पर्सनल अनुभव, मेरा बहुत ग्रास रूट का अनुभव रहता है। मैंने कहा कि जो आप नहीं जानती, उन्होंने कहा आप नहीं जानती हैं। हमने कहा नहीं, हम नहीं जानते हैं। हम इनोसेंट बन के उसको बोले नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे तो पता है कि हम सब गरीब हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप कैसे गरीब अपने को कहती हैं। डिबेट चला 5 मिनट, उसको कट शॉर्ट करते हुए मैं कहूँ, हमने कहा आप एक काम करिए। उनको कहा मैंने, उस महिला को, थोड़ी सी 40 के आसपास, 45 के आस, मैंने कहा आप मुझे एक बात बताइए, गरीब किसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा रोआ ना जाना ही। हमने नहीं, आप बताइए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने क्या कहा जो आप सुनेंगे, और मैंने बड़े बड़े सेमिनार में पूछा है और लोगों ने उसकी जवाब जो मुझे दी है। मानसिकता की बात आती है यहाँ पे, और गांव के लोग कितने शिक्षित हैं। वहाँ भार्गव की डिक्शनरी भी फेल हो गई जब मैंने सुना, और जब बड़े लोगों ने एक्सप्लेन किया मेरे सवाल का सेमिनार्स में, और जब गांव में पूछा, मेरे लिए भी वो नॉलेजेबल दिन था। उन्होंने कहा मैडम गरीब ओकड़ा के, एक लेडी ने धक्का दिया कि बताओ बताओ इनको गरीब किसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा, महिला ने, कि मैडम अमीर ओकड़ा कहा है जे खा है खा है खा है खा है। वेरी नाइस। मुझे सुन के बड़ा लगा कि जो बोल रही है उसमें दम है। और हमने कहा गरीब किसको कहते हैं। तो गरीब उसको कहते हैं मैम जो रात खाता है सुबह के लिए सोचता है, उसको गरीब कहते हैं।
मेरे लिए अगर सच मायने में पूछिए और हम ऑनेस्ट हो जाएं तो मेरे लिए उस समय गरीब और अमीर की ये परिभाषा थी ही नहीं। मेरी नज़र में नहीं थी, आपकी नज़र में क्या थी आई डोंट नो। मैं सहमत मैं मेरी नज़र में नहीं थी ये गांव की उस औरत के जवाब से मैं सहमत एकदम एकदम मुझे नहीं पता है। आप जब मैंने बड़े सेमिनार में हैदराबाद में एक सेमिनार में अटेंड की और जब मुझे क्वेश्चन आवर मिला और मैंने जब लोगों को पूछा कि अमीर और गरीब पे, तो लोगों ने गाड़ी, बंगला, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रहन सहन, मतलब क्या नहीं जुड़वाया उन लोगों ने। तो मैंने जो बैठे हुए थे पैनल में वो सुन रहे थे, तो जब सारे लोगों ने बोल लिया तब लास्ट में हमने कहा कि हमारा नालंदा का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। उस महिला ने गलत बोला या सही बोला, मुझे जवाब चाहिए, नहीं सही बात। क्योंकि मेरे क्वेश्चन उलझे हुए हैं कि मैं गरीब किसको मानूं और अमीर किसको मानूं। मुझे सीखने की आदत है, मैं उस महिला से सीख के आई हूँ। क्या महिला ने मुझे सही सिखाया, आप मुझे असेस करके दें। मैंने जब पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। तो मैंने कहा उस महिला ने मुझे ये कहा गरीब अमीर की परिभाषा। जब मैंने कहा आपको पता है, इस आंसर से पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया उस हॉल में। सही सारे लोग उस इस्लामपुर का बात से, उस महिला की बात से, सच्चाई तो यही है कि अमीर उसको कहते हैं और गरीब उसको कहते हैं। ये हमारे आपके बीच सच है। तो इसीलिए कभी कभी जब हम ये कहते हैं कि गांव के लोगों को ज्ञान नहीं होता है, सर मेरा अनुभव है अपने गांव के लोगों के और बदलते हुए गांव के, जहां मेरी दादी बिना ब्लाउज की साड़ी पहनती थी, मैंने अपनी दादी को अपनी आंखों से देखा। मैं भी गाँव से उस महिला को आज मैं कलरफुल साड़ी में विथ ब्लाउज एंड मैचिंग बिंदी में देखती हूँ। तो गांव बदल रहा है। इसीलिए हम आज के सेंचुरी में ये सोचें कि गांव नहीं समझता है कि किसको वोट देना चाहिए। अगर कोई पार्टी ये सोचता है तो ये उनकी भूल है। गांव सोचता है। एक गलती हम आपसे क्या होती है पढ़े लिखे लोगों से, कि हम गांव के लोगों को समझा नहीं पाते हैं कि वोट किसके लिए दो, क्यों दो। हम पार्टी के खड़े हो जाएंगे, हम स्वार्थ में समझाने लगते हैं, क्यों, क्योंकि मेरी तरक्की होगी उसमें। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल सिटीजन के रूप में अगर पंचायत लगाएं गांव में कि वोट क्यों दें, और हम किसी से अपना टैग ना जोड़ें, तो हमें लगता है कि गांव की सिटीजन हमसे बेहतर समझदार है जो वो वोट देने में। लेकिन उस महिला के दिमाग में चोट न लगे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया, 2 सेकेंड्स मोर। मैंने उसको कहा कि मुझे तो तुम सबसे ज़्यादा अमीर लग रही हो। बोली वो कैसे, वो कैसे रोवा कैसे, बोला हनी, बोला तानी हम कैसे अमीर। तो हमने कहा तुम कैसे अमीर हो, मैं समझाती हूँ। मैंने कैसे समझाया वो 1 सेकंड में सुन लें आप। मैंने समझाया उनको कि तुम्हारे पास क्या क्या करती हो दिन में। तो बोली हम तो खेत में काम करते हैं, निकौनी करते हैं, दौनी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमने इसको करके तुम क्या करती हो। तो बोली कि हमने उपजाबा ही भेजा ही। हमले किसको भेजती हो। तो बोली वही सार सब में जो रहा हथिन उनका लब भेजई। हमने कहा भेजने वाला कौन है। तो बोला हम नहीं सब। मैंने उसके मनोबल को हाई किया। उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन किया कि तुम कैसे अमीर हो ये देखो, और हम कैसे गरीब हैं वो देखो। बोली कैसे। हमने कहा कि तुम्हारे यहाँ मिट्टी का चूल्हा है, पत्थर से आग निकलता है, पत्थर पत्थर मारने पे हम आग जला लेते हैं, ठीक है। आग निकाल के हम संठी कहते हैं हमारे क्षेत्र में, संठी वो अरहर की दाल व तुअर की दाल वाला जो डंडी होती है उसको हम लोग संठी कहते हैं। हम बोले उसमें हम अगर लगाते हैं तो हमारा धुआं होके आग हो जाता है, हमें आग मिल जाता है। हमारे पास मिट्टी का बर्तन है, हम खाना बनाते हैं, और हम उसमें कौन सा चीज़ करते हैं जो हम उपजा के शहर भेजते हैं, तो उससे जो एवरेज में मुझे थोड़ा सा मिलता है वो हम रख के खाना पकाते हैं। गांव में आपने देखी होगी सब्जी बिकता है चावल के बदले अब ज़माना बदला कैश में। एक ज़माना मैंने देखा है कि वो आती थी बेचने वाली तो धान लेती थी, चावल लेती, जिन्होंने गांव को इतने करीब से देखा, और बदले में वो ले जाके घर में पकाती थी और खाती थी। आप हमें बताइए। उसमें मैंने कहा कि तुम पकाती हो। तो बोली हाँ। हमने कहा पानी कहाँ से लेती हो।
बोली तालाब से। हमने कहा तुम पानी भी ले लेती हो तालाब से? बोली हाँ। तो हमने कहा तो तुम्हारा खाना खाना, खाना बनना और खाना बनाना, 3 काम तो तुम कर ली। बोली हाँ। हम बोले हम गरीब कैसे हैं ये बताते हैं। अगर मेरी एक बिजली चली जाएगी तो हमारा पानी बंद, पानी बंद, चूल्हा बंद, चूल्हा बंद, ड्यूटी पे जाना बंद, ड्यूटी पे जाना बंद, भोजन के बिना काम करना बंद। तो तुम कितनी अमीर हो, मैं कितनी गरीब हूँ, इसको समझो। खैर, अपने तर्क से साबित कर दिया उसको, तर्क कर दिया। हमने उसके लेकिन मनोबल उसका को हाई जवाब- किया, उसका जवाब सही था। मनोबल को जो हाई केवल किया। खाता खाता नहीं, और उसका खाता है, मनोबल ना वो टूटे इसलिए मैंने इतनी ये बातें आपने कर उससे दिया, किया। आपने चालाकी से कर दिया, उसको संतुष्ट मैंने कर दिया। संतुलन किया। लेकिन- लेकिन सच में हम गरीब हैं। अगर मेरी एक बिजली चली जाए तो हमसे गरीब कोई नहीं है। लेकिन आज लेकिन ये डिबेटेबल नहीं है, ये आज- समझने आज का तो संवेदना। गाँव में- आज तो गाँव में हमारे यहाँ मेड जो काम करती है वो बांग्लादेश की है। गलत आधार कार्ड बनवा करके रह रही है और काम कर रही है। बांग्लादेश की क्यों है? क्योंकि उसको हम हटा दे तो मेरे यहाँ मेड नहीं रहेगा। बगल के राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, वहाँ की औरतें काम करने नहीं आएंगी। आज अगर कोई गरीब है तो केवल इसलिए कि वो रहना चाहता है, जहाँ है वही गरीब ही रहना चाहता है, वरना न काम की कमी है, न पैसे की कमी है, न अनाज की कमी, किसी चीज की कमी नहीं है। कभी केवल है तो कोई है नहीं जो समाज के लिए सोचता हो। यहाँ एक है जो 5 साल में उस वर्ग के लिए सोचता हो। समाज उसी को कहते हैं। हाँ। बाकी जो है वो 5 साल पर वोट लेना जानते हैं। यस, आई और एग्री। यस, जो बाकी जो हाँ, भीड़ है yeah. जनता जनार्दन वो Yes. 5 साल पर वोट गिराना जानते हैं बस। छापे लगाना बस, जानते हाँ। हैं। और आखिर लाइन मैं कहूंगा जो आप भूल नहीं पाएंगे पूरी जिंदगी, और उस पर मैं कोई बहस भी नहीं चाहूंगा। नहीं, मैं नहीं आप करती। घर जाकर सोचिएगा, अगर बिहार पिछड़ा है तो केवल 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं जानता हूँ जिनके चलते बिहार पिछड़ा है। हिम्मत करके सुनिएगा, 2 व्यक्ति, एक आप, एक मैं। ये बहुत 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 सही बात आपने कही। मैं जवाब नहीं दूंगा। नमस्कार। बहुत सही बात आपने कही। मैं और आप, जो आखिर लाइन मैंने इनसे कहा वो आप पर भी लागू। आप पर भी लागू। यस, नमस्कार। यस, बहुत सही कहा आपने। ये